Hello students, today we will start a chapter called relation. Relation and functions वाला पार्ट सिर्फ मैं अभी रिलेशन देखूंगा, ठीक है ना। रिलेशन, ठीक है। जैसे कि टर्म का मतलब है रिलेशन, है ना, कुछ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और रिलेशन में ही एक स्पेशल केस होता है बेसिकली फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन की बात हम जब करेंगे तब हम वहाँ पे फिर से डिस्कस करेंगे, बट पहले अभी हम सिर्फ रिलेशन को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रिलेशन डिस्कस करने से पहले सबसे पहले तो यहाँ पे तुम्हें सेट थ्योरी आना चाहिए, ठीक है। यदि वो नहीं आता है तो पहले उसको जाके करो, ठीक है। क्योंकि मैं कुछ टर्म्स यूज होगा सेट का जो तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि मैं वो सारे टर्म्स यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता दोबारा, ठीक है ना। तो रिलेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक दो टर्म है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर? इट इज लिस्टिंग ऑफ, लिखेंगे इट इज लिस्टिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, इट इज लिस्टिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स in specific order. It is listing of two objects in specific order, ठीक है। जैसे जो तुम पढ़ते हो, ठीक है, इसका तुम यूज कर सकते हो, जैसे x, y ये एक ऑर्डर पेयर है, या a, b ये एक ऑर्डर पेयर, ठीक है, या b, a ये भी एक ऑर्डर पेयर, ठीक है। कहोगे सर ये दोनों तो इक्वल नहीं, ठीक है, इक्वलिटी की हम बात करेंगे, इक्वल नहीं, ठीक है। ये है ऑर्डर्ड पेयर। इट इज लिस्टिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर। पहले क्या आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है, ये दोनों का ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि x, y या y, x दोनों एक ही चीज नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये दोनों इक्वल नहीं है, इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ऑर्डर पेयर है, पेयर मतलब दो, ठीक है। ऐसे ही ऑर्डर ट्रिपलेट भी डिफाइन किया जा सकता है, लाइक a, b, c ये क्या है, ऑर्डर ट्रिपलेट जिसमें तीन एलिमेंट है, ठीक है। दिस इज ऑर्डर ट्रिपलेट, नोट करो। ठीक है, तो यहीं पे लिख लो a, b ये ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट इक्वल्स टू b, a ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के बराबर नहीं है, ठीक है ना। दिस ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट इक्वल्स टू दिस ऑर्डर्ड पेयर। ये दोनों इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, तो कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होगा, जब इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर हो, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर। मतलब फर्स्ट एलिमेंट इसका शुड बी इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट इसका, ठीक है। इसका सेकंड एलिमेंट, सारे एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तभी हम कहेंगे ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तीन ऑर्डर ट्रिपलेट ले लूंगा और मैं चाहता हूं डी, ई, एफ से ये मैं चाहता हूं ये बराबर, तो क्या होना चाहिए, ए डी के बराबर होना चाहिए, बी ई के बराबर होना चाहिए, सी एफ के बराबर, तभी हम कहेंगे ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, ठीक है ना। तीनों एलिमेंट उस तीनों के बराबर होना, ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट तो इक्वल है बाकी दो नहीं, तब नहीं कह रहा है, ठीक है। जितने एलिमेंट यहाँ पे उतने एलिमेंट यहाँ पे, और हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब फर्स्ट तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड तो यहाँ भी सेकंड, वो इक्वल होना चाहिए, तभी इक्वल कहा जाएगा, ठीक है। नोट कर लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ a, b is equals to x, y ये इक्वल है, देन क्या होगा, a should be equals to x and b should be equals to
y, ये होना चाहिए तभी इक्वल। ठीक है, और एग्जांपल लें, इफ 3x minus 1 comma 4y minus 7 is equals to say 4 comma 5, तो find x and y। ये ऑर्डर पेयर इसके बराबर है, मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए, मतलब x क्या होगा 5/3, एंड y वाला इसके बराबर होना चाहिए। ये होगा, तो x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये होगी, तब ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के बराबर होगा। ठीक है, तो नोट कर लो, ये है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर बेसिकली। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट टर्म है सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म है सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, लिखो। Cartesian product, it is ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ऐसे लिखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B is defined as Cartesian product of two sets A and B is defined as follows. Is defined as follows. थोड़ा सा चेंज करें, ठीक है। Of two sets A and B as of two sets A and B is a set denoted as A cross B and is defined as follows. Cartesian product of two sets A and B denoted as A cross B, ठीक है, A cross B and defined as follows। ठीक है, कैसे, तो देखो A cross B, ठीक है, is equals to A comma B such that A belongs to A and B belongs to B। नोट करो, A comma B such that A belongs to A and B belongs to B। ठीक है, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये तो डेफिनेशन है। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं, कुछ है नहीं। जैसे देखो एक सेट A है और एक सेट B, मान लो इसमें 1 और 2 है, इसमें A B C, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो A क्रॉस B होगा, है ना, वो क्या होगा, सारे को एक दूसरे के से लिंक कर, मतलब इसके इस एलिमेंट को इन सब से लिंक कर, ऐसे ही इस एलिमेंट को इन सब से लिंक कर। ये बेसिकली है कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिंपल, कुछ है इसका इन सब से रिलेशन, इन सब से रिलेशन, दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कैसे लिखते हैं बेसिकली इसको, देखो क्या है इसका मतलब A कॉमा B एक ऑर्डर्ड पेयर होगा सच दैट पहला एलिमेंट A का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट B का होना चाहिए, बस। तो कैसे लिखेंगे, देखो 1 कॉमा A, 1 कॉमा B, 1 कॉमा C, फिर 2 कॉमा A, 2 कॉमा B, 2 कॉमा C, ये हो गई, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, बस
ठीक है, तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, यदि यहीं पे मेरे से बी क्रॉस ए पूछा जाता है ना, तो क्या होता? तो पहले तो हम लिखते कैसे, बी कॉमा सच दैट बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए। उल्टा हो गया है ना, ऑर्डर पेयर जो है उल्टा हो गया। तो यदि मैं एलिमेंट लिखूं, ये सब क्या है इसके ए क्रॉस बी के, या ये जो है ये क्या है, ये भी एक सेट है जिसके ये सब एलिमेंट है। ठीक है, ऐसे ही बी क्रॉस ए, तो पहले ये आएगा मतलब ए कॉमा वन, बी कॉमा वन, सी कॉमा वन, ठीक है, ए कॉमा टू, बी कॉमा टू एंड सी कॉमा टू। ये हो गया, ये बी क्रॉस है। देखो उल्टा हो गया सारे एलिमेंट, है ना। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये, ठीक है पहले यहां तक नोट कर लो, क्या ये दोनों इक्वल है? तो तुम्हें दिख रहा है यहां वन क्रॉस ए है, यहां ए क्रॉस वन इक्वल है, एक भी अनइक्वल मतलब अनइक्वल। ठीक है, तो नोट कर लो इसको पहले। तो ये तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, मतलब सेट ए का सेट बी के हर एक एलिमेंट से ऑर्डर पेयर जो होगा वो एक सेट के अंदर आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन जनरल क्या दिखा तुम्हें कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ठीक है, इन जनरल ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। इसको नोट डाल के फर्स्ट पॉइंट में। ठीक है, अच्छा, अब जो मैं एग्जांपल लिया था उसमें मुझे गिन के बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में इक्वल है या नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, तो पहले में भी 6 था, दूसरे में भी 6 था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वो इक्वल होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वो इक्वल होगा। थर्ड, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा कितना, तो वो तुमको पता है इक्वल होगा, दैट इज एन ए क्रॉस बी लिखो या बी क्रॉस ए लिखो, और वो इक्वल होगा किसके, एन ए इंटू एन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A cross B is equal to B cross A, and that is n of A cross B will be equal to n of B cross A, and that is equal to, देखो 6 हुआ था एलिमेंट दोनों में, कैसे आया, पहले में 2 एलिमेंट था, दूसरे में 3, तो 2 3 जा 2 3 जा बस, या 3 2 जा, एक ही बात है। ठीक है, नोट कर लें आप। Fourth point, if at least if one of the set A or B is a null set, ठीक है, if one of A or B is a null set, then A क्रॉस B क्या आ जाएगा, जब कोई एलिमेंट ही नहीं है देन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 5। तो A क्रॉस B में कोई एलिमेंट नहीं होगा, दैट इज एम्प्टी सेट। ठीक है, नल का भी मतलब एम्प्टी होता है। ठीक है ना, A क्रॉस B विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसके पहले ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है ना, तो अब हम आते हैं जो हमारा ओरिजिनल चैप्टर है, या पहला पॉइंट ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन, तो थर्ड पॉइंट डाल के लिख सकते हो रिलेशन। ठीक है,
रिलेशन को हम कैपिटल आर से लिखते हैं, ठीक है ना। वैसे लिखो, रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम, रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम a non-empty, from a non-empty set A to a non-empty set B. Relation R defined from a non-empty set A to a non-empty set B to a non-empty set B. एक नॉन एम्प्टी सेट ए से सेट बी में डिफाइंड होता है, विच इज द सबसेट ऑफ, विच इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब कोई भी जो रिलेशन हम डिफाइन करेंगे वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, और ए और बी कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, ठीक है। ए और बी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसी में से कुछ ऑर्डर पेयर हम लेंगे जो हमारा रिलेशन को फॉर्म करेगा या रिलेशन को डिफाइन करेगा, ठीक है। नोट करो इसको पहले। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ए कॉमा बी belongs to R, ठीक है। This implies A R B, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब A is, मतलब ये एक ऑर्डर पेयर है जो किसी एक रिलेशन में है ना, तो इसको हम लिखते हैं A R to B, A is related to B या A relates to B, ये इसको बोलने का तरीका। यदि कहीं पे ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये A relates to B, A is related to B, ठीक है। ठीक है, सपोज करो एक रिलेशन है, से ए कॉमा बी या ए कॉमा बी, मतलब ए कॉमा 1, बी कॉमा 2, सी कॉमा 3, डी कॉमा, ये ठीक है। और पहले में वही डिफाइन कर देना चाहिए, ए बी से ए बी सी डी, ठीक है, और से 1 2 3 4 5 ये, ठीक है। पहले इसको नोट करो, ठीक है, और इसको ऐसे मार्क कर लो, ठीक है, और फिर एक रिलेशन को ऐसे लिखो, ठीक है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट लिख देता हूँ, ये ऐसे करो तो पूरा क्लियर हो जाएगा यहीं से। तो नोट डाल के फर्स्ट पॉइंट, लिखो यहाँ पे कि इन above केस सेट ऑफ ऑल, इन above केस, कहने का मतलब देखो जो मैं टी पॉइंट लिखने जा रहा हूं, जो भी एलिमेंट का यहाँ पे रिलेशन बन रहा है, जैसे ये चारों को बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है, फर्स्ट सेट में, ठीक है। इस सेट में जो भी एलिमेंट किसी से लिंक हो रहा है, जो भी एलिमेंट लिंक हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डोमेन, ठीक है। तो ए बी सी डी ये क्या है, डोमेन। ई इसका डोमेन नहीं है, ठीक है। डोमेन क्या है, ए बी सी डी, दैट्स ऑल, ठीक है। पहला। दूसरा टर्म जो भी, या ऐसे भी बोल सकते हैं, जो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज डोमेन। पहला एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी, दिस इज कॉल्ड एज डोमेन, ठीक है। और जो दूसरा एलिमेंट है
दैट इज कॉल्ड एज रेंज। ठीक है, मतलब पहले गोले में से जिसका कुछ रिलेशन है दैट इज कॉल्ड एज डोमेन, सेकंड गोले में जिसका कोई रिलेशन है दैट इज कॉल्ड एज रेंज, और सेकंड गोले में जितने भी एलिमेंट्स हैं दिस सेट इज बेसिकली कॉल्ड एज कोडोम। ठीक है, तो इन अबव केस ठीक है, set of all first elements in above case set of all first elements of ordered pair in R in above case set of all first elements of ordered pair in R is said to be domain of R। ठीक है, in above case set of all first elements, ठीक है, all first elements ordered pair में देखो, ठीक है ना, ordered pair में first elements of ordered pair in R is said to be domain of R। ठीक है, तो डोमेन क्या हो जाएगा बेसिकली, यहाँ पे जो डोमेन है वो क्या है, ए बी सी ये डोमेन है, ई इसका डोमेन नहीं है। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट रेंज, तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, सेट टू बी डोमेन ऑफ आर। ठीक है, ठीक है, सेकंड पॉइंट, set of all second elements, in ordered pair, set of all second elements in ordered pair in R is called as range of R, is called as range of R। ठीक है, तो रेंज क्या है यहाँ पे, इसमें देखो 1 2 3 4 ये नहीं 1 2 3, ठीक है, नोट कर, तो दो टर्म हो गया, एंड तीसरा है कोडोमेन। ठीक है, ये हो गया सेट बी, थर्ड पॉइंट है सेट बी, मतलब ये वाला सेट बी इन आर इज कॉल्ड एज कोडोमेन ऑफ आर। कोडोमेन क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, ये कोड हो गया। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन है लेट ए बराबर 1 2 3 एंड बी बराबर ए बी सी। ठीक है, एंड ए क्रॉस बी क्या होगा, या ऐसे मत लिखो, लेट ए बराबर दिस एंड बी बराबर दिस एंड अ रिलेशन इज डिफाइंड। देखो अब मैं इतना लिखा हूं पहले, अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी।
है ना। इसको शॉर्ट में तुम कैसे लिख सकते हो, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। लेट a बराबर दिस, b बराबर दिस एंड द रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b सच दैट r is equals to such that r is equals to 1 comma a 1 comma b 2 comma a and 2 comma r is defined such that this, ठीक है। तो फाइंड डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है। ये तीन चीज तुमको निकालना है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो 1 2 3 है, ए बी सी है, ठीक है। तो यहां पे सेट ए बनाओ, यहां पे सेट बी बनाओ, यहां पे 1 2 3, यहां पे ए बी सी। यदि मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करूं तब तो 3 इससे या 3 into 3 9 एलिमेंट हो जाएंगे, है ना। यदि मैं a क्रॉस b डिफाइन करता तो वो क्या होगा, तो वो तो हो जाएगा 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b एंड 3c, ये हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। अब उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट, ठीक है, इज डिफाइंड फ्रॉम मतलब एक सबसेट यहां से डिफाइंड है जिसको हम रिलेशन बोले, और उसमें ये 4 एलिमेंट है। मतलब रिलेशन में क्या हुआ, ये a है। अब देखो यहां पे भी मैं कैसे लिख सकता हूं, R is a relation defined from A to B, R is a relation defined from A to B, मतलब यहां से यहां 1 2 3 A B C। देखो 1 से A 1 से B 2 से A 2 से B, बस इतना ही है ना। और पूछा गया है तुमसे डोमेन, तो देखो डोमेन क्या होगा, डोमेन हो जाएगा यहां पे कौन कौन सा एलिमेंट से मतलब रिलेट हो रहा है, 1 and 2, तो 1 and 2 ये हो गया डोमेन। रेंज क्या हो जाएगा, तो यहां पे कौन कौन सा एलिमेंट रिलेट होकर मिला है, ए एंड बी, ठीक है। और कोडोमेन क्या हो जाएगा, ए बी सी, सेट बी होता है कोडोमेन, है ना। ये हो गया कोड, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट कर। ठीक है यहां तक। अच्छा एक पॉइंट, मान लो a है, ये b है, यहां से x है, ये y है, ये इससे रिलेटेड है, तो क्या बोलते हैं हम यहाँ पे एक टर्म यूज किया जाता है, y is the image of x under a relation R, ठीक है। y is the image of x, y जो है इस x का इमेज है, ठीक है ना। रेंज को बेसिकली इमेज भी बोला जाता है, y is the image of x under a relation R, ठीक है। नोट कर लो इसको। ठीक है यहाँ तक। तो मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ जो भी पार्ट अभी हमने रिलेशन में पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले ऑर्डर पेयर पढ़े, ठीक, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े, इन दोनों में कोई डाउट, फिर हम पढ़े रिलेशन, है ना। रिलेशन, ठीक है, R relates element, a relation R relates elements
A belongs to A, a relation R relates element A belongs to A with element B belongs to B, with element B belongs to B, then मतलब एक रिलेशन है जो कि A से B रिलेट हो रहा है और A जो है सेट A में है और B जो है वो सेट B में, देन A कॉमा B जो होगा वो R में होगा, है ना, ये ऑर्डर पेयर, या A रिलेट्स टू B ऐसे लिख सकते हैं, या B इज द इमेज ऑफ A अंडर R, B जो होगा वो A का इमेज होगा, है ना, B इज द इमेज ऑफ A अंडर R। और एक नेक्स्ट पॉइंट कि A कॉमा B जो होगा, ठीक है, या जो रिलेशन है दैट इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है, जो रिलेशन है दैट विल बी द सबसेट ऑफ, इक्वल भी हो सकता है, प्रॉपर सबसेट, बेसिकली सबसेट और प्रॉपर इक्वल भी हो सकता है A क्रॉस B के और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज अभी तक हम पढ़े हैं, ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, थैंक यू।